हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास पे। आज के क्लास पे हम पढ़ेंगे रोप हॉलेज के बारे में एंड इसके न्यूमेरिकल्स पे। इस पे बेसिकली रोप हॉलेज में हमको देखना है। हम लोग इस क्लास पे बेसिकली देखेंगे टाइप्स ऑफ हॉलेज, सेफ्टी डिवाइस इन हॉलेज सिस्टम एंड इसके कैलकुलेशन। ये ये वाला पार्ट हम लोग आज की क्लास पे देखेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे लगता है कि जनरली बच्चे नहीं बना पाते होंगे, राइट। सो ये बेसिकली इसका ज़्यादा फोकस करने का मेरा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप थ्योरी भी अच्छे से समझें और इसके न्यूमेरिकल्स भी बना सकें। तो मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आपका रोप हॉलेज होता है डायरेक्ट रोप हॉलेज, राइट। 4 प्रकार के आपके रोप हॉलेज होते हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये आपका इंक्लाइन होता है माइंस में। ये आपका कोल का लेयर है, राइट। ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ये आपका सरफेस हुआ। इसके बाद हमको क्या करना होता है, सरफेस तक ये कुछ सर्टेन डेप्थ पे आपका कोल माइंस है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि यहां से जो कोयला निकल रहा है, ठीक, ये आपका सीम है। सीम से जो कोयला निकल रहा है उसको हमको लाना सरफेस में, यहां ऊपर लाना है। आप इस डायग्राम पे देखिए, ये इंक्लाइन है, ठीक है। स्लोली डीप होते जा रहा है, कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। या ये इस साइड डीप है, इस साइड राइज है, ये इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन से हमको कोयला लाना है, कोल लाना है, या यहां से हमको मटेरियल सेंड करना है, ठीक है। दो काम कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग ये इस इंक्लाइन पे, जो आप ये इंक्लाइन देख रहे हैं, इस इंक्लाइन पे हम लोग हॉलेज बिठाते हैं। हॉलेज का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इस हॉलेज पे क्या होगा, ये देखिए, ये रेलवे के ट्रैक्स बनाए हैं हमने, रेल के ट्रैक्स हैं ये, ओके। इसके ऊपर ये चलता है, इसको कहा जाता है टब, या कई जगह पे इसको आप देखेंगे माइन कार बोल दिया जाएगा, राइट। डिपेंड करता है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये आपके रेल ट्रैक्स होगा, इस रेल ट्रैक पे। और ये देखिए, जो ये देख रहे हैं टब, यहां पे देखिएगा, इस टब में बंधा हुआ है एक साइड ये रोप। हमने पढ़ा था वायर रोप के बारे में। तो ये वायर रोप आपका इस टब में यहां पे अटैच है। ये हो गया टब प्लस वायर रोप। अब मैं इस डायग्राम से आपको यहां समझाना चाहूंगा। आप ये सरफेस देख रहे हैं, सरफेस में यहां होगा एक ड्रम, जिसपे ये वायर रोप होगा ये, और यहां है आपका टब। ये वायर रोप ऐसा अटैच है, ये ड्रम में है, ये आपका ड्रम है, राइट। ये ड्रम, जब ये ड्रम रोटेट होगा मोटर के थ्रू या कोई भी थ्रू, तो जब ड्रम रोटेट होगा तो आपका रोप क्या होगा, कॉइल होगा या अनकॉइल होगा, राइट। कॉइल अनकॉइल होगा तो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। जब अनकॉइल होगा तो आपका जो टब है वो नीचे की ओर जाएगा। मतलब हमको अगर टब अंदर की ओर भेजना है तो उसको हम अनकॉइल करेंगे, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ा तो ये कॉइल होने लगेगा। तो यहां पे बेसिकली है आपका एक ड्रम, राइट, जिससे ये वायर रोप है। जब ये ड्रम रोटेट होगा तो उसके साथ ये अपने टब को भी पुल करेगा, और टब कहां आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, राइट। और अगर ये डिकॉइल हुआ तो ये अंदर की ओर जाने लगेगा, ओके। तो भाई आखिरकार टब में वेट है, इतना है, तो इसके लिए हमको ड्रम भी अच्छा चाहिए। ड्रम को एक मोटर से कनेक्ट करेंगे जो उसको पावर देगा, ठीक है। मोटर बिजली से कनेक्ट होगा, सो उससे के थ्रू चलेगा। तो ये सारा चीज है। तो डायरेक्ट हॉलेज
आप बेसिकली यूज करते हैं कहां पे, अपने माइंस के इंक्लाइन पे या स्टीपर पोर्शन पे डायरेक्ट हॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सब मैंने लिखा हुआ है कि पुल्ली पे रोप होता है, रोप आपका किससे अटैच होता है, टब से अटैच होता है, कॉइल एंड कॉइल होता है उसके थ्रू, मोटर के थ्रू कॉइल एंड कॉइल होता है, वाइंडर और केज का मूवमेंट होता है। ये जनरली स्टीपर देन 1 in 10। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, 1 in 10 स्टीपर का मतलब है 1 in 9, 1 in 8, 1 in 7, राइट। 1 in 11 को स्टीपर नहीं बोलेंगे, स्टीपर का मतलब ये होता है, ठीक है ना। देखिए 1 in 1 मतलब हुआ 45 डिग्री, क्लियर हुआ। तो जितना आपका 1 in जितना होता जाएगा वो आपका क्या होता जाएगा, लेवल सरफेस में आता जाएगा। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1 in का मतलब जैसे 1 in 10, तो मतलब जब आप, इसका मतलब ये हुआ जब आप 10 मीटर चल रहे हैं, 10 मीटर चल रहे हैं तो आप 1 मीटर डीप जा रहे हैं। तो अगर मैं ये लाइन जोड़ दूं तो ये लाइन आपका 1 in 10 को दर्शाएगा, क्लियर। या ये थीटा आपको 1 in 10 बताएगा, ये उसका स्लोप कहलाता है, राइट। तो जितना, जैसे आप 1 in 50, तो 50 मीटर चलने पे आप 1 मीटर नीचे आए, तो इसका कोई मतलब हुआ क्या? हाँ, मतलब वो बहुत ही स्लोप है। आप 10 मीटर चलने पे ही 1 मीटर पे नीचे आ गए, 1 मीटर का डेप्थ आ गया, तो मतलब स्लोप ज्यादा है। अगर आप 1 मीटर चले और 1 मीटर पे ही आप 1 मीटर का डेप्थ पे आ गए, मतलब स्लोप ज्यादा हुआ। पर आपको मैं बोलूं 100 मीटर चलने पे आप 1 मीटर के डेप्थ पे आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट लेवल सरफेस है वो, लगभग मानिएगा। तो इस तरह से आपको इंक्लिनेशन के बारे में आइडिया लेना है। ओके, तो सेम है, इस पे क्या होता है, जॉ क्लच प्रोवाइड होता है। तो ये जॉ क्लच डिसएंगेज करने के लिए, इंजन पे काम करने के लिए है। तो ये आईएमपी है, आपको सीधे बोल देगा कि डायरेक्ट हॉलेज में कौन सा क्लच होता है। तो जॉ क्लच, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना है। देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या होती है इस पे, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 8 से 12 किलोमीटर। अगर मान लो धोखे से कुछ हुआ तो इसमें एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होगा, राइट। और यहां पे देखो, इस डायग्राम को मैं हटा दे रहा हूं, यहां देखिएगा आप, आपको सिर्फ एक ही ट्रैक दिख रहा है, तो इसके लिए सिर्फ ओनली सिंगल ट्रैक इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। यहां पे एक अगला है स्लिप-रिंग मोटर, तो ये भी क्वेश्चन आईएमपी है, बोल देता है कि भैया कौन सा मोटर यूज होता है, तो स्लिप-रिंग मोटर, राइट। तो इस तरह से डायरेक्ट हॉलेज का हम लोग देख सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखो भाई, आपको लोड को क्या इंक्लाइन पे लेना है, तो हाई पीक पावर डिमांड होता है जब लोड स्टार्ट होता है। तो देखिए, अगर आपको किसी गाड़ी को ढकेलना है तो पहले आपको सबसे ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, और जब वो मोशन में आ गया तो फिर पावर क्या लगाते हैं कि हम लोग नहीं लगाते। सेम यहां पे भी लोड है, आपको उसको ढकेलना है तो बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, राइट। और सेवियर ब्रेकिंग ड्यूटी ऑन द डाउनवर्ड्स रन, मतलब बहुत ही ज्यादा आपके स्पीड से ये भागेगा, तो आपको ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें होती हैं इस पे बहुत ज्यादा। ओके, और हाई स्पीड है तो आपको हॉलेज का मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, राइट। और ये माइल्ड इंक्लिनेशन ऑफ रोड के लिए नॉट सुटेबल है। अगर डिरेलमेंट हुआ, देखो इसका स्पीड बहुत ज्यादा है और कहां पे काम करता है, इंक्लाइन पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ढलान होगा उतनी ज्यादा वहां से स्पीड मिलेगा। ग्रेविटी भी एक इफेक्ट करता है, ओके। तो ज्यादा आपका डैमेज होगा। अब बोला जा रहा है डायरेक्ट हॉलेज में एक बैक स्टे का यूज किया जाता है। तो बैक स्टे क्या है, तो बैक स्टे इज ए सेफ्टी डिवाइस। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखो, जब ये हॉलेज चल रहा है तो जैसे टब जा रहे हैं आपके एक साथ, हमने डायग्राम पे देखा था ऐसा जाता है, तो ये पीछे स्लाइड ना हो इसलिए यहां पे एक ड्रैग टाइप का, बैक स्टे टाइप का एक लोहे का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है, बैक स्टे, राइट। इसको हिंदी में अगर आप कहीं जाएंगे माइंस में तो पहलवान बोला जाता है, पहलवान।
इसलिए जब मान लो अगर ये यहां से टूट गया, तो जब ये पीछे स्लिप होगा, पीछे की ओर आएगा, तो ये बैक स्टे एज ए वेज आपका यहाँ पे सरफेस पे गड़ जाएगा और इसको डिरेलमेंट कर देगा। ओके, अगर मान लो ये सीधे पीछे गया, तो यहां पे अगर कोई व्यक्ति है तो कितनी हानि होगी। तो उसको बचाने के लिए हम लोग जो आपका केज होता है, सॉरी, जो आपका केज होता है, वेट करिएगा, जो आपका एक केज होता है, तो इस केज के पीछे पे एक बैक स्टेक लोहे का टुकड़ा लगाते हैं, ऐसा शेप होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे डायग्राम से, आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब डायरेक्ट रोप डबल ड्रम बैलेंस हॉलेज, तो सिंपल सा ये डायरेक्ट हॉलेज ही है। अब डबल ड्रम क्या है कि दो ड्रम इसमें प्रोवाइड होंगे आपका, ठीक है। एक जो आपको फुल टब्स को, जो भरे हुए टब को आउटबाई करेगा, और एक अंदर की ओर जाएगा, राइट। तो इस पे ऐसा होता है कि दोनों क्लच के साथ फिटेड होते हैं, और आपका जो देखिए बेसिकली एक अगर टब ऊपर आ रहा है, टब नीचे आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, वायर रोप है, तो ये सब तो वजन एक ही है, बस इस पे डिफरेंस किसका होगा, लोडेड कोल का होगा, राइट। लोडेड कोल का ही डिफरेंस है। तो ये एक टब आपका ऊपर गया, कॉइल हुआ, डबल है, तो एक से ऊपर आपका आया, एक से नीचे आया, डबल बैलेंस ड्रम के कारण ये होता है, राइट। और यही है आपका, एक ट्रिप पे आपका ऊपर आया लोडेड वाला, एक आपका अनलोडेड वाला आया। फिर इसके बाद आता है आपका एंडलेस रोप हॉलेज। देखो अब तक हमने देखा इंक्लाइन जब ज्यादा है, इंक्लिनेशन ज्यादा है, तब हमको क्या यूज करना है, मोर इंक्लिनेशन, आप क्या यूज करेंगे यहां पे, डायरेक्ट रोप हॉलेज। अब देखो अगला सीन क्या होता है, हम लोग ये माइंस इंक्लाइन से आ गए, अब हम लोग माइंस में चलने लगे। तो जनरली माइंस क्या होती है, हमारे कोल माइंस जनरली ये कुछ हल्का सा डीप पे होता है, इंक्लिनेशन 1/17 और 18 ऐसा कुछ होता है, इस कंडीशन पे होता है। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट रोप हॉलेज चलाएंगे नहीं, तो यहां के लिए बना है आपका एंडलेस हॉलेज, राइट। एंडलेस हॉलेज आपका लेवल सरफेस ऑलमोस्ट यहां पे मानिएगा, इसके लिए एक लेवल सरफेस चाहिए। इस पे क्या होता है रोप हॉलेज पे, एंडलेस रोप हॉलेज पे, देखिए बेसिकली इस पे दो आपके ट्रैक होंगे, ओके, दो ट्रैक होगा आपका, कुछ इस तरह से मान लेता हूं मैं, ये यहां पे टेंशन पुल्ली कुछ है, ये दो ट्रैक है आपका, एक पे एम्प्टी होगा, यहां पे देखिए ये एम्प्टी है, ये लोडेड है, जो ये आपका लोडेड टब दिख रहा है कि एम्प्टी टब दिख रहा है, ठीक है, ये वायर रोप से बंधा हुआ है। तो जब आपका देखिए ये क्लिफ्टॉन पुल्ली है, यहां पे ग्लिफ्टॉन लिखा है, दिस इज क्लिफ्टॉन, सी नॉट जी, राइट, दिस इज सी, क्लिफ्टॉन पुल्ली। तो क्या होता है, ये पुल्ली जब राउंड होती है, तो इस वायर रोप से आपका ये केज बंधा हुआ है, जब ये वायर आपका रोटेट होता है, और ये क्या एंडलेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वायर रोप है, ये कंटिन्यूअसली, यहां से देखिए ये यहां से गया, ये यहां से ब्रेक हो गया, राइट। तो ये एंड है, वायर जो रोप है इसका इसका कोई एंड नहीं है, ये बंधा हुआ है एक साथ। सो दैट्स वाई ये आपका कहलाता है एंडलेस वायर रोप। तो जब देखिए एक ही रोप से बंधा हुआ है, जब ये किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन पे अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, एक लोडेड टब आपका अंदर की ओर जाएगा, राइट। तो एम्प्टी टब आपका कहां आएगा, बाहर की ओर आएगा। तो इस पे डबल ट्रैक होता है, क्लियर हुआ। अब एक अगला क्वेश्चन आता था जनरली, मैं जब पढ़ता था अपने समय पे, ये लोडेड टब है, ये एम्प्टी टब, तो मैं सोचता था यार ये यहाँ पे टर्न कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे इनके टर्न लेने के लिए ना एक रेल बना हुआ होता है, चेक रेल बोलते हैं जिसको। तो ये टब्स पीछे आएंगी,
फिर पीछे से आने के बाद ये यहाँ हो जाएंगी। सिमिलरली इसके लिए चेक रेल है, ये यहां से आके यहाँ आ जाएंगी। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे जाता है, राइट। तो जब एंडिंग पॉइंट आता है तो दोनों एक दूसरे को चेक रेल से पीछे जाके, जैसे रेलवे का इंजन आपका मुड़ता है ना, बस सेम करिए, हम इसको हाथ से पुल करके चेंज कर लेते हैं। तो इस पे क्या यूज होता है, क्लिफ्टन पुल्ली। सबसे पहली बात, इस पे कौन सा क्लच यूज होता है, फ्रिक्शन क्लच। ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये फ्रिक्शन क्लच को भूलिएगा नहीं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में। पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें फ्रिक्शन क्लच यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपका रोप हॉलेज है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। एंडलेस रोप हॉलेज सेम मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही माइल्ड के लिए यूज किया जाता है, रेयरली 1 in 6। 1 in 6 तो बहुत स्टीपर हो गया, ठीक है। कभी कभी जब मजबूरी रहती है तो ट्राई किया जाता है। इसका स्पीड कम होता है, 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के आसपास में। कौन सा मोटर यूज किया जाता है इसमें, स्क्वायरल केज। इसमें सिर्फ 1 रोप होता है, रोप एक ही डायरेक्शन पे मूव होगा, यूनिडायरेक्शनली लिखा हूं। क्लिफ्टन पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। ओवर एंड अंडर रोप अरेंजमेंट का मतलब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। 3 टाइप के यूज किए जाते हैं, स्क्रू क्लिप, स्मॉल मैन क्लिप, कैम क्लिप, लेसिंग चेन। तो लेसिंग चेन तो नहीं है। डबल ट्रैक रिक्वायर्ड होता है आपका, इसमें फ्रिक्शन क्लच का इस्तेमाल होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखो क्या होता है, ये जो क्लिप्स देख रहे हैं आप, तो ये एंडलेस हॉलेज में किस तरह से रोप पे जो रोप मूव हो रहा है उसको, केज को कैसे बांधना है। तो ये स्क्रू क्लिप है, इसको स्क्रू से ओपन किया जाता है, तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पे वायर रोप डालो, फिर स्क्रू से इसको टाइट कर दो, तो ये ऐसा करके वायर को पकड़ लेता है। तो ये हो गया आपका स्क्रू क्लिप, ठीक है। स्मॉल मैन क्लिप क्या है, ये 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ए, एक प्लेट बी। ये दोनों एक साथ बंधी हुई हैं। जब इस लीवर को हम लोग नीचे करते हैं तो ये जो प्लेट है ये ऐसे खुल जाती है। यहाँ पे आप वायर डाल दो, जो ये डाला हुआ वायर, और इस लीवर को फिर से ऊपर कर दो, तो ये आपका अपने आप एक पोजीशन पे आ जाता है, बंध जाता है। तो इस तरह से आपका स्मॉल मैन क्लिप से अटैच किया जाता है। तीसरा है आपका लेसिंग चेन। भाई अगर अभी हमने देखा था ओवर रोप एंड अंडर रोप की बात किया था, ठीक है। तो अगर ऊपर में रोप जा रहा है टब के, तो उसको ओवर रोप बोला जाता है। जैसे लेसिंग चेन, आपने टब में एक साइड चैन बांध दिया, उस चैन को आपने वायर रोप के साथ बांध दिया, तो ये आपका लेसिंग चेन है। तो ये क्या हुआ, ओवर रोप हुआ, ओवर रोप, राइट। इसके बाद आपका आता है कैम क्लिप। ये आपका, हमने इसको लीवर को ऊपर किया, पहले लीवर को नीचे करेंगे, आपका ये रोप अंदर जाएगा, लीवर को ऊपर कर दो, टेंशन दे दो, राइट। तो ये आपका रोप को ये क्लिप कर पकड़ लेगा, और इसके बाद इसको अटैच कर दो यहां से टब में, तो ये आपका कहलाएगा अंडर रोप, राइट। तो इस तरह से आपके एंडलेस हॉलेज में अटैचमेंट होते हैं। और ये आपको पूछ भी सकता है क्वेश्चन पे, कौन सा ओवर रोप है, कौन सा अंडर रोप है, स्क्रू क्लिप क्या है, स्मॉल मैन क्लिप क्या है, जॉ क्लच क्या है। 3-4 टाइप के दे देगा, क्लच ही क्लच बोलेगा, बताओ इसमें से क्लच कौन सा है, और आपको क्लिप ही क्लिप दे दिया। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो एडवांटेज ऑफ एंडलेस हॉलेज क्या है, स्लो स्पीड है तो वियर एंड टियर कम होगा, एक्सीडेंट भी होता तो चलेगा, लो स्पीड है कोई टेंशन नहीं क्योंकि इंक्लाइन है नहीं। मोटर आपको लेस पावर का चाहिए, ओके, ज्यादा हैवी पीक डिमांड नहीं चाहिए। बट देखो इसमें घाटा भी क्या है, ऑलरेडी मान लो आप सकरी गैलरी पे काम कर रहे हैं, नैरो गैलरी पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको चौड़ा रोड चाहिए क्योंकि आपको 2 ट्रैक बनाना है। हाई ग्रेडियंट पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। लोड आपके रोप पे ज्यादा होगा तो उसके लिए लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, तो यही जगह का शॉर्टेज, राइट। और इसके बाद अगर एक कहीं पे भी, ये क्या होता है ना, मैं आपको माइंस में बता रहा हूं, जैसे आप इंक्लाइन से आए, डायरेक्ट हॉलेज है, आपको जाना यहां आपकी वर्किंग है, तो यहां से यहां एक रोप हॉलेज, यहां एक डिफ्लेक्शन पुल्ली दे देंगे, यहां से एक रोप हॉलेज बैठा, मान लीजिए हॉलेज 1,
ये हॉलेज 2, ये 2 हॉलेज बैठेंगे, लेंथ ज्यादा है तो मान लो अगर यहां कहीं खराबी हुआ तो पूरा सिस्टम आपका बैठ जाएगा। सो ये इस पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और ये आपका हो गया। एंड इसके बाद इसको ब्रांच लाइन में यूज करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, पर डिफ्लेक्शन पुल्ली के माध्यम से इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आ गया मैन एंड टेल रोप हॉलेज। हमने अब तक देखा स्टीपर के लिए क्या देखा हमने, डायरेक्ट, माइल्ड स्टिप के लिए इंडलेस। अब अंडुलेशन, अंडुलेशन का मतलब भाई वो जगह बताओ जो ऊबड़ खाबड़ है, क्या है, ऊबड़ खाबड़, जो रफ सरफेस है, वहां पे क्या यूज करेंगे, तो वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे मेन एंड टेल रोप हॉलेज, ठीक है। इस पे क्या होता है, 2 सेपरेट ड्रम होंगे इस पे। ओके, एक जो होगा आपका फुल ट्रेन, मतलब जो लोडेड टब्स को करेगा एक ड्रम, और दूसरा आपका टेल रोप के थ्रू आपका एम्प्टी टब को अंदर डालेगा। एक समय पे एक ही काम करता है इस पे, ठीक है, एक अगर जा रहा है तो एक ही आ रहा है, एक ही ट्रैक होता है इस पे, राइट। और साथ ही साथ में आपका जो मेन रोप से आपका टेल रोप दुगना होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। सिंगल ट्रैकिंग का रिक्वायरमेंट है, मैंने बताया, एंडुलेटिंग सरफेस के लिए है, और इसकी स्पीड ठीक ठाक होती है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो एकदम भयानक होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरली ये सब ज्यादातर जगह यूज नहीं किए जाते हैं, सो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना भी कम है और कोई पूछा नहीं जाता। एक आपका होता है ग्रेविटी और सेल्फ एक्टिंग हॉलेज, ठीक है। तो अब क्या किया हमने कि भाई हमको अब ड्रम नहीं बैठाना है, ओके। तो ड्रम नहीं बैठाना तो क्या होगा, हम लोग एक डिफ्लेक्शन पुल्ली लगा लेंगे, राइट। तो क्या होगा यहां पे, जिससे मान लो देखो लोडेड टब आपका नीचे की ओर जाएगा, किससे, ग्रेविटी पे। तो ये कैसे भी ना भाग जाए करके इस यहां पे एक पुल्ली लगा दो मान लो, और यहां पे हमने एम्प्टी रोप रख दिया, या ये लोडेड टब है, ठीक है, यहां पे हमने रख दिया एम्प्टी, ये एम्प्टी है। तो जब लोडेड वाला को ऊपर जाना है, राइट, तो ये एम्प्टी टब में हम लोग कुछ यहां वजन अगर रख दें तो ये अंदर की ओर जाएगा, तो ये अपने आप ऊपर की ओर आ जाएगा, राइट। और ये किससे हुआ, ग्रेविटी के थ्रू हुआ। भाई अगर एम्प्टी साइड में कुछ हम वजन का सामान रख देंगे, ठीक है, इसको लोड कर दिए किसी भी चीज से, मटेरियल, या यहाँ पे वेट ही रख दिए, लोहे का टुकड़ा रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो ये ग्रेविटी से नीचे जाएगा, और जब ये ग्रेविटी से नीचे जा रहा है तो ये इसको ऊपर की ओर खींचेगा। तो इस तरह से आपका ग्रेविटी और सेल्फ एक्टिंग हॉलेज काम करता है। ये जस्ट अपोजिट है किसके, डायरेक्ट हॉलेज के। इस पे जिग पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ये कब ऑपरेट होगा, जब 14 डिग्री से ज्यादा होगा आपका ग्रेडियंट, ओके। तो इस तरह से आपका काम कर, देखिए फुल टब नीचे जा रहा है और एम्प्टी टब ऊपर आ रहा है, जो भी हो आपको आपके अनुसार आप इस पे काम कर सकते हैं, राइट। टेल रोप है आपका, टेल रोप का भी मोर और लेस ग्रेविटी के ही जैसा हाल है। इस पे आपका इंजन कहां बैठेगा, टेल रोप में इंजन, ये देखो डायरेक्ट हॉलेज में कहां बैठा था, ऊपर बैठा था। टेल रोप हॉलेज में इंजन नीचे बैठा रहेगा, ठीक है। लोडेड टब यहां पे एक डिफ्लेक्शन पुल्ली होगा, यहां पे इस डिफ्लेक्शन पुल्ली के थ्रू से ये रोप आपका रहेगा। एक साइड आपका क्या रहेगा, लोडेड वाला, एक साइड आपका एम्प्टी, ठीक है। लोडेड को जब आप खींचेंगे ऊपर की ओर, इसको उल्टा रोटेट कर दीजिए, जब इसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो एम्प्टी नीचे आ जाएगा। जब यहां से आप इसको उल्टा घुमा देंगे, मान लो यहां एम्प्टी हो गया, अब आपको फिर से इसको नीचे लाना है, तो ये इधर से डिफ्लेक्शन करिए, यहां ला दीजिए, तो ये एम्प्टी नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से
वाइस वर्सा आपका काम होता रहता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के डिस्पोजल के लिए कौन सा हॉलेज बेटर होता है, तो ये आपका है टेल रोप हॉलेज, राइट। अब देखिए सेफ्टी डिवाइस हम लोग देखते हैं। तो सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, स्टॉप ब्लॉक होता है पहला। तो स्टॉप ब्लॉक जैसे आप इंक्लाइन में जाएंगे, ये इंक्लाइन बंधा हुआ है, राइट, तो ये हॉलेज है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टॉप ब्लॉक होता है। तो स्टॉप ब्लॉक क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा लकड़ी टाइप का डाल देंगे, ये बीच में लकड़ी हो जाएगा या गर्डार हो जाएगा, लकड़ी तो नहीं गर्डार होता है यहाँ पे, लोहे का एक टुकड़ा रहेगा गर्डार, रेल क्रॉस सेक्शन या आई क्रॉस सेक्शन का, ताकि यहां से अगर आपका टब पीछे जाए तो ये स्टॉप ब्लॉक आपको रोक दे। तो ये फंक्शन है आपका स्टॉप ब्लॉक का, ठीक है। तो एट टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइन प्लेन वहां पे क्या होगा, स्टॉप ब्लॉक होगा। क्लियर हुआ। और जब भी जैसे आप हॉलेज कर रहे हैं, माइंस पे दे रहे हैं, और यहां एक ब्रांच, ये मेन आपका हॉल, ठीक है, रोप है, मेन रोड है आपका, हॉलेज का रास्ता है, बट यहां पे आपने किसी काम के लिए ब्रांचिंग दिया था, ठीक। तो यहां पे जो ब्रांचिंग होता है, यहां पे भी आपको स्टॉप ब्लॉक लगाना है, ताकि धोखे से अगर वो यहां से जो रोप जा रहा था, जो हॉलेज यहां से जा रहा था, वो कहीं इस लाइन पे चला गया और यहां काम करने वाले को चोट ना लग जाए, इसलिए हमको क्या देना है, यहाँ पे स्टॉप ब्लॉक देना है। क्लियर है। ये हो गया आपका किसके बारे में, स्टॉप ब्लॉक के बारे में। और अगर मान लो आप कहां पे हैं, सॉफ्ट पे हैं, तो सॉफ्ट की और जो भी रोड है वहां पे भी आपको एक स्टॉप ब्लॉक लगाना है। मान लो अगर यहां धोखे से डिरेल होके आ गया तो आपके सॉफ्ट पे दिक्कत ना पहुंचाए, इसलिए हर सॉफ्ट वाले रास्ते पे, सॉफ्ट के रास्ते पे आपको स्टॉप ब्लॉक देना पड़ता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपका स्टॉप ब्लॉक है। स्टॉप ब्लॉक कुछ नहीं है, एक गर्डार का टुकड़ा होगा, या बहुत सारी चीजें होती, गर्डार का टुकड़ा होता है, उसको लगा दिया जाता ताकि ड्रिल हो तो ये इसको रोक सके। तो इतना सफिशिएंट स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, जहां पे टब अप आप कपल एंड डीकपल्ड करोगे वहां पे होगा, राइट। ये सब जगह स्टॉप ब्लॉक हुआ, स्टॉप ब्लॉक होगा। और इसके बाद स्टॉप इंक्लाइन पे, स्टॉप ब्लॉक के जस्ट नीचे, स्टॉप ब्लॉक के जैसे ये इंक्लाइन है, स्टॉप ब्लॉक के जैसे ये स्टॉप ब्लॉक है आपका, ये आपका इंक्लाइन है, यहां से आप अंदर चले जाएंगे तो ये होगा, मान लीजिए ये है, ओके, 5 टब लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 टब जो लगा हुआ है, ये सेट ऑफ टब है। मान लीजिए 5 टब 10 टब का सेट होता है, एक मैनेजर डिसाइड करते हैं कितना हम टब सेट लेंगे। सपोज मान लो इसका लेंथ है 20 मीटर, तो 20 प्लस 10, ये 30 मीटर के अंदर पे आपका रन अवे स्विच लगेगा। यहां पे रन अवे स्विच का इस्तेमाल होगा, कहां पे, जस्ट स्टॉप ब्लॉक के नीचे। क्लियर हुआ। 31 पे नहीं करना है, मतलब जितना भी लेंथ ऑफ सेटअप टब होगा उससे 10 मीटर प्लस करना, उससे ज्यादा पे नहीं लगाना स्टॉप ब्लॉक। तो यहां से 10 मीटर मतलब 30 मीटर पे आपको ये लगा देना है रनअवे स्विच। इस पे क्या होता है रनअवे स्विच पे, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए रनअवे स्विच पे क्या है कि जो आप ये देख रहे हैं, ये सपोज ये आपका इंक्लाइन वाला है, तो ये जो लीवर है, ये लीवर कहाँ होगा, ये आपका लीवर यहाँ पे ऑपरेटर से अटैच होगा। ये ऑपरेटर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लीवर है जो है यहाँ पे, ये लीवर इस पोर्शन पे देखिएगा, ये यहाँ पे एक क्लिप से अटैच होगा या लीवर होगा इसका। जब आप इसको मूव करेंगे तो ये जो सीधा रोड था, ये जो सीधा रोड जा रहा था, तो ये डेविएट होके ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और सपोज मान लो ये इंक्लाइन से नीचे की ओर आ रहा है, या ये कह दीजिए इसको, ये कुछ ऐसा हो गया, इस साइड हो गया, तो जब ये सपोज इस साइड नीचे आ रहा है, तो भाई आपका क्या हुआ, रेल तो ब्रेक हो गया। तो रेल ब्रेक होने के कारण आपका ये यहीं पे डिरेल हो जाएगा। क्या, टब डिरेल मतलब वहीं पटरी से उतर जाएगा, तो नीचे एक्सीडेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ आपका। तो ये है आपका रन अवे स्विच। जैसे ये देखो पटरी देख रहे हैं, तो ये इसको छोड़ देगा,
ये इस साइड की ओर आ जाएगा या डिपेंड करता है, ये यहां से गैप हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ गैप हो गया तो यहीं पे डिरेल हो जाएगा। जब पटरी ही नहीं रहेगी तो किस पे चलेगा? आपका रोप हॉलेज का टब। क्लियर हुआ? तो ये है, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट, इसको नोट कर लीजिएगा। कितने लेंथ पे बोल देगा, हो सकता है क्वेश्चन दे देगा सेटअप टब का लेंथ है 50 मीटर, बताइए 10 टोटल लेंथ कितना होगा, तो 50 प्लस 10 पे आपको लगाना होगा। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखना है। अब मैं जो तीसरा सेफ्टी डिवाइस बोला था आपको याद करो, ये कहां पे बताया मैंने? बैक स्टे। कहां बताया? अभी हम लोग पढ़े हैं डायरेक्ट रोप हॉलेज में। ठीक है, ये बैक स्टे है, हिंदी में इसको पहलवान बोलते हैं, जब आप माइंस में जाएंगे देखिएगा। ये क्लिप है, इसको यहां पे कुछ इस तरह से फंसा दिया जाता है, राइट। जब ये नीचे की ओर आएगा टब, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा देखिए नुकीला है, ये जमीन में गड़ जाएगा और उसके वजह से टब ऐसा डिरेल हो जाएगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है? डायरेक्ट रोप हॉलेज में भी और एंडलेस हॉलेज में भी, राइट। इसके बाद जैज रेल। देखो, अगर मान लो जैज रेल है आपका, आपका एकदम तेज रफ्तार से गाड़ी आ रहा है, क्या आ रहा है? तेज रफ्तार से आपका ट्रक जा रहा है, ओके, माइन टब आ रहा, अब आपको उसको गिराना है, तो क्या करोगे? अगर वो नीचे की ओर जा रहा है तो बहुत ज्यादा झटका दे देगा, तो वहां पे इसका रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से ना जाए करके यहां पे थोड़ा सा ऐसा कर्व दे दिया जाता है रोड में। अगर यहां पे हाई स्पीड से जाएगा तो वो अपने आप डिरेल हो जाएगा, राइट। फॉरवर्ड रन के लिए आपका बचाने के लिए इसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? जैज रेल का। ये बताया है, ये सब समझाया, देखिए किस तरह से होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला आता है टब रिलेरल, टब रिलेरस, राइट। इनको 250 मीटर के इंटरवल पे रखना है, इससे ज्यादा पे नहीं रखना है, 250 मीटर पे एक होगा। ये किस लिए होता है? रेल को चढ़ाने और उतारने के लिए। ये देखिए, ये आपका रेल ट्रैक है, अगर मान लो ये इधर की ओर उतर गया तो एक पहिया आपका यहां रहेगा, एक पहिया यहां रहेगा, यहां से आप इसको ऐसा ढकेल देंगे, पकड़ लेगा। अगर मान लो ये इस ओर उतर गया तो एक पहिया यहां रहेगा, एक पहिया यहां रहेगा, इससे हम लोग इसको ऐसा आपके रेलवे ट्रैक पे चढ़ा सकते हैं। तो ये टब रिलेरल्स है, राइट। इसके बाद मंकी कैच या बैक कैच। तो मंकी कैच या बैक कैच क्या होता है? चाहे इंक्लाइन पे दे दीजिए या आप एंडलेस रोप हॉलेज पे दे दीजिए, अगर वहां थोड़ा सा स्लोप है तो ये कुछ ऐसा पिवटेड टाइप का रहेगा। यहां से अगर टब आएगा तो ये ऐसा सो जाएगा, इस मूवमेंट पे आ जाए, इधर आ जाएगा, पर जैसे टब पार करेगा तो ये फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। और सपोज मान लो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, ये नीचे की ओर आ गया, टब के जाते समय टब गया तो नीचे की ओर आ गया, और जैसे टब चला गया तो वापस अपने इसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। और सपोज मानो ये आपका ट्रैक है, टब आपका नीचे की ओर आया तो ये आपको टब को यहीं अरेस्ट कर देगा और डिरेल कर देगा, गिरा देगा, ताकि पीछे की ओर ना जाए। तो ये मंकी कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, एंडलेस हॉलेज पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको सीधे क्वेश्चन दे देगा कि भाई कहां पे किया जाता है। अब ये आ गया आपका ड्रॉप वॉरविक। तो ये दो तरीके से होता है कि जो आपका जो लुढ़क रहे हैं, राइट, क्या लुढ़क रहा है? टब, माइन कार एटसेट्रा। तो ये क्या होता है? एक लीवर होता है यहाँ पे गर्डार होगा, जैसे इस लीवर को हम लोग प्रेस करेंगे, ये इंक्लाइन है तो आप दो जगह लगा सकते हैं, ये एडिशनल सेफ्टी फीचर है। ये यहाँ पे गर्डर ऐसा है, राइट, ये इंक्लाइन है। सपोज यहां से टब आपका क्या हुआ? डिरेल हो रहा है, यहाँ पे हॉलेजमैन के पास एक लीवर होगा, वो इस लीवर को दबा देगा तो ये गर्डर क्या होगा? ये गर्डर नीचे की ओर आके ऐसा लग जाएगा, टब यहाँ पे आके इससे अटक जाएगा। जैसे देखो ये यहाँ आ गया, टब इस पे आके अटक गया, टब यहीं डिरेल हो गया। एक तो इंक्लाइन के टॉप पे लगेगा और दूसरा इंक्लाइन के सबसे लास्ट पे लगता है, ताकि अगर यहां से भी वो फेल हो गया तो कम से कम इंक्लाइन के आसपास नीचे पे ना करे। तो यहाँ पे लीवर रहता है, तब तक भैया इसके लीवर के काम करते तक हम लोग के पास समय रहेगा, यहाँ पे हम लोग इसको डिरेल कर सकते हैं। तो ये आपका है ड्रॉप वॉरविक का किस्सा, बाकी सारी कहानी है, आप पढ़ सकते हैं, राइट।
एक कंबाइंड स्टॉप ब्लॉक एंड स्टॉप स्विच होता है, ठीक है। ये वही सेम हाल है, डायरेक्ट हॉलेज मतलब कहां पे लगेगा, ये आपका इंक्लाइन प्लेन पे लगेगा। क्लियर हुआ? ये कैसा होगा, कंबाइंड है, एक समय पे या तो स्टॉप ब्लॉक काम करेगा या आपका रनअवे स्विच काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों फेल हो जाए। ओके, अगर आपको टब को पार कराना है तो हम इंटेंशनली दोनों को फेल करेंगे तब होगा। अदरवाइज अगर सपोज मान लो आपके धोखे से स्टॉप ब्लॉक फेल हुआ तो रनअवे स्विच उसको अरेस्ट कर लेगा। एट ए टाइम कोई ना कोई एक लगा रहेगा, राइट। ये आपका स्टॉप ब्लॉक एंड रनअवे स्विच का यूज है, ये डायरेक्ट रोप हॉलेज में इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आपका मैन होल, अब देखो अगला अच्छा ये टॉपिक है। मान लो ये मैन होल है आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर रोप हॉलेज है, यहाँ पे ये इंक्लाइन था आपका, यहाँ पे ऐसा टब आपका जा रहा है और उसी समय मेरे रामलाल को, ये रामलाल फांकीबाज आदमी है कि यहाँ आ गया, ठीक है, या ये यहाँ आ गया, तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। या कुछ काम कर रहा था रामलाल, चलो अच्छा आदमी है, वो यहाँ ट्रैक का मरम्मत कर रहा था, बट इसी समय ये माइन हॉल का टब आ गया, फिर क्या करेगा? तो रामलाल के बचने के लिए जो ये इंक्लाइन होता है, यहां पे मेन होल बनाया जाता है, ऐसा प्रॉपर इंक्लाइन के दोनों तरफ में, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये कुछ जैसे आप इसको मैं ऐसा कुछ बना दूं, जैसे ये आप इंक्लाइन बनाए हैं, राइट, ये आपका इंक्लाइन है, तो यहां पे एक गड्ढा होगा जो कि इसका लेंथ क्या होगा, इसी के बराबर का होगा। बेसिकली कहा जाए तो कुछ इसको आप ये देखिए, ये ऐसा ये कुछ इस तरह से रहेगा, राइट, इंक्लाइन पे। हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, ओके। तो जो ये इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन पे ले लीजिएगा। तो अगर मान लो टब यहां आ रहा है तो हमारा रामलाल कहां चले जाएगा, इस मेन होल पे चला जाएगा। मतलब आदमी के लिए गड्ढा चाहिए उसको छुपने के लिए, ताकि रोप जब आपका चल रहा है, हॉलेज रोप चल रहा है, तो वो बच सके। तो यहां पे आपका वो इंसान रहेगा। अब आ गया कि भाई कैसे, कितना लेंथ पे करेंगे? तो देखो, अगर आपका ग्रेडियंट फ्लैटर है, 1/6 से कम है, मतलब 1/7, 1/10 ऐसा ग्रेडियंट है, तो आप 10 मीटर के, ठीक है, अगर इसे स्टीपर है तो 10 मीटर में करना है आपको, ओके। और अगर इससे ग्रेडियंट इससे फ्लैट है तो 20 मीटर पे आपको मैनहोल बनाना है। क्लियर हुआ? मतलब कि अगर 1/5 है तो आपको हर 10 मीटर के इंटरवल पे एक मैनहोल चाहिए, राइट। और अगर 1/6 से ज्यादा है, 1/7 है, तो आपको हर 10 मीटर पे, हर 10 मीटर पे आप हमको क्या करना पड़ेगा, हर 10 मीटर, हर 20 मीटर पे मैनहोल बनाना है। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो भाई, जब इंक्लाइन होगा ज्यादा तो इंसान क्या दौड़ के भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। तो ज्यादा इंक्लिनेशन पे वो कम ही जगह पाएगा। मान लो अचानक से आपका रोप हालेज आ गया या माइन टब आ गया, तो आप क्या करेंगे? स्टीपर होगा तो हम ज्यादा दूर तो भाग नहीं सकते, तो उसको तुरंत ही तुरंत चाहिए जगह आसपास। तो जब पास पास रहेगा तो उसके बचने की संभावना ज्यादा है। पर फ्लैटर रहेगा तो क्या होगा कि फ्लैटर पे हम लोग आराम से थोड़ा दूर कवर कर सकते हैं। और ज्यादा इंक्लाइन नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसका रोप हॉलेज का स्पीड भी एक हिसाब से थोड़ा सा कम रहेगा। बट ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि वाइंडर वो करता है, बेसिकली इंसान पहुंच जाए। इसका हाइट क्या होगा? मिनिमम 1.8 मीटर। अब कहीं पे देखना आप लोग को से बोलेगा कि भाई 1.8 मीटर ही क्यों बोला जाता है? तो जनरली 1.8 मीटर मतलब 6 फीट, ठीक है। तो ये सब वो है कि वहां पे एक आदमी आराम से खड़ा हो सके, इसलिए इसको हाइट 1.8 लिया जाता है, या बराबर होगा आपके हाइट ऑफ गैलरी के, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखो डेप्थ क्या होगा इसका, 1.2 मीटर, मतलब आराम से एक दो आदमी आपका घुस सके, बच सके, ठीक है, 1.2 मीटर।
बट इसका विथ कितना, 0.75 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0.75 मीटर, सॉरी 0.75 मीटर होगा, ठीक है, एटलीस्ट। बट ये 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? 1 मीटर। सब क्यों? इसलिए कि मान लो धोखे से किसी कारणवश अगर ये टब चला गया और टब की ही का विथ है 1 मीटर का, तो ये टब तो इसमें घुस गया। अब मेरा रामलाल यहाँ अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ था और माइन टब भी यहीं पे घुस गया, जब चौड़ा है तो रामलाल तो निपट गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका विथ क्या कर देंगे, कम कर देंगे। किसके कंपैरिजन पे? टब के कंपैरिजन पे। टब जो है आपका माइन टब है, ताकि वो यहां घुस ना सके और मेरा रामलाल शहीद ना हो। क्लियर हुआ? तो इसका विथ आपको ध्यान रखना है। ये जनरली आपको अगर कोल इंडिया का बेसिकली गेट के थ्रू ले रहा है तो अच्छी बात है। जब अगर आप कोल इंडिया के इंटरव्यू पे जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि बोलेंगे भाई बताओ एटलीस्ट 1.8 मीटर क्यों लिया जाता है, 0.75 ही क्यों लिया गया, ये 10 मीटर 20 मीटर रखने का कारण क्या है। सो ये हर जगह काम आएगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बार बार बताता रहता। अगर मान लो आजकल देखो क्या पहले, अभी भी आजकल बहुत सारे माइंस है, सीसीएल बीसीसीएल साइड एंड ईसीएल साइड, वहां पे अभी भी रोप हॉलेज का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो हॉलिंग का सिस्टम क्या हो गया, ज्यादातर माइंस पे रोप हॉलेज को हटा दिया गया। रोप हॉलेज सिर्फ आपका सामान ले जाने के काम आता है, जैसे कि आपको सपोर्ट मटेरियल ले जाना है, सिर्फ सपोर्ट मटेरियल के लिए यूज हो रहा है। वो सामान पहुंचाने के लिए, कोयला लाने के लिए बेल्ट कन्वेयर को लगा लिया गया है जनरली, ज्यादातर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी ये सारी मैंने कहानी लिख दी है, वही सारी चीजें हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सुपर एलिवेशन। देखो एक किस्सा बता रहा हूं मैं। एक माइंस था, तो जब माइंस पे एक रोड था, तो जनरली क्या होता था कि ये टर्न था, जैसे हम एक लेवल पे चल रहे हैं, ये डीप पे चल रहे हैं हम, ये डीप है आपका। जब हमको लेवल पे टर्न करना था तो ये देखा गया आपका कि इसी हिस्से पे गाड़ी आके आपका क्या हो जाता है, टब पलट जाता है, डिरेल हो जाता है, टब यहाँ पे पलट जाता है, हमेशा हमेशा टब यहाँ पे पलट जाता था। तो फिर वहां पे ये बोलने लगे कि इस हिस्से में क्या है, भूत है। ठीक है, क्या बोलना जाना लगा कि यहाँ पे भूत है इसलिए टब पलट जाता है। बट भाई वो भूत नहीं था, वो फंडा था सुपर एलिवेशन का। देखियो क्या होगा, जब कोई भी चीज कर्व पे आती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन लगता है इधर की ओर, ठीक है। बट वो तो जा रही थी सीधा, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका कम रहा तो वो क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगी। तो इसके बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या ये कार देखो, ये कार जब की कर्व पे जाएगी तो अगर यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा स्पीड पे होगा तो कार डिरेल हो जाएगा। तो इसके बचने के लिए क्या किया, सुपर एलिवेशन, मतलब एक एलिवेशन दिया गया। यहाँ पे देखिए, ये जो आप एलिवेशन देख रहे हैं ना, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा है तो इस हिस्से को उठा दीजिए और ये नीचे हो जाएगा, राइट। ये कुछ इस तरह से बना दें, अगर ऐसा बना दें तो ये क्या होगा, सुपर एलिवेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका अंदर की ओर आने लग जाएगा। देखो कोई भी चीज जब सेंटर पे घूमती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्शन लगता है, फोर्स लगता है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ उठा दीजिए ठीक हो जाएगा। तो फिर हम लोग एक बढ़िया सर थे, वो ये किस्सा बता रहे थे, वर्करों के बीच आने लगा कि यहाँ पे भूत है इसलिए बहुत ज्यादा होता है। बट बेसिकली वहां पे क्या था, सुपर एलिवेशन का फंडा था। तो फिर क्या किया गया, यहाँ पे फिर से यहाँ का रोप हटाया गया, ट्रैक को हटाया गया, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी डाली गई, थोड़ा इसका हाइट बढ़ाया गया, गिट्टी मुरुम मुरुम ये सब डाला गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको दोबारा ट्रैक बनाए। उसके बाद से कभी डिरेलमेंट नहीं होती थी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब मैं आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर एलिवेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है हॉल रोप हॉलेज पे। सेम यही फंक्शन काम करेगा आप पे किस पे, जैसे अब ओपन कास्ट में भी लेंगे तो भी ये फंक्शन काम करेगा, राइट। तो इसको ध्यान रखना है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, ए वी स्क्वायर बाई जी आर। तो ये ए क्या है, व्हाट इज ए, ए क्या है, गेज का ट्रैक है। जो ये आप दो ट्रेन देखते हैं ना, तो इन दोनों के बीच को कहा जाता है गेज।
इन दोनों का विथ, ये गेज है, इसको भी लेते हैं किस पे, मीटर पे लिया जाता है। इसके बाद आपका आ गया v। v क्या है आपका, वेलोसिटी। ओके, ग्रेविटी डिवाइड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी 9.18 मीटर, और r है क्या, रेडियस ऑफ कर्व। देखो आप बोलेंगे सर रेडियस ऑफ कर्व कैसा हुआ, जब ये ऐसा बेंड हो रहा है तो समझो यहाँ पे एक सेंटर है, तो उस सेंटर से तो आपका ये एक सेंटर मानिए यहाँ पे, ये है सेंटर, तो इससे एक रेडियस तो होगा, उससे ये कर्व बना रहा है, ये कुछ ऐसा सर्कल बनता, तो उसका ये कर्व है इसी रेडियस पे, तो ये रेडियस ऑफ कर्व आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सुपर एलिवेशन निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका है AV²/GR, राइट। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक लोकोमोटिव है जिसका वेट है 15 टन, ओके, ट्रेवल कर रहा है किस पे, 80 मीटर के रेडियस पे, कितने, 80 मीटर के रेडियस, तो R बराबर क्या होगा, 80, स्पीड है 30 kmph। स्पीड को बहुत ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। गेज क्या लेंथ क्या दिया है, 1 मीटर, ठीक है। क्या सुपर एलिवेशन होगा ताकि वो फेल ना हो रेल, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन पे हमने क्या पढ़ा है, AV²/GR। ए क्या दिया हुआ, 1, अब v हमने देखा था मीटर पर सेकंड पे, ये क्या 30 किलोमीटर पर आवर, इसको कर दो मीटर पर सेकंड पे, 1000 डिवाइड बाय 36, राइट। कट कर दीजिए इसको, 5 6 5 3, ये कुछ आ जाएगा 8.333, तो यहाँ पे 8.33 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय g है आपका 9.8, रेडियस क्या दिया हुआ है यहाँ पे 80 मीटर, 80 से कर दिए, ये आपका आ गया 0.885 मीटर। इससे क्या समझे, कुछ नहीं समझे, तो इसको क्या इसमें कन्वर्ट कर दो, या सेंटीमीटर पे या mm पे, चलो mm पे करते हैं तो 88.5 मीटर आ गया, ये सब हो गया। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ, व्हाट इज ट्रैक गेज फॉर 1.1 क्यूबिक मीटर ऑफ टब। एक टब है 1.1 क्यूबिक मीटर, उसके लिए ट्रैक गेज क्या होता है आइडियल, तो जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए 0.6 मीटर, ठीक है। गेज मतलब अगर आप 1.1 क्यूबिक मीटर का टब चला रहे हैं तो उसके लिए दोनों ट्रैक के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए 0.6 मीटर, राइट। ये क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सो इस तरह से सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारा रो फॉलेज का लगभग हम लोगों का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है, सॉरी। अब हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल पार्ट, क्लियर है। तो न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत सरल है, हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये है आपका रो फॉलेज, ये दिख रहा है आपका ट्रैक, ठीक है। इस तरह से इस पे क्या होता है, रोप होता है। ये है आपका टब, इस पे डाला जाता है कोयला, तो यहां पे देखेंगे थोड़ा सा एक कोल दिख रहा होगा आपको। ये रेल का फ्लिंक्स या व्हील कह दीजिए, जो इसी ट्रैक पे चलता है। ये कैपल है जो हम लोग पढ़े थे, याद करिए किसी जमाने पे, राइट। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का गेज कहलाता है। तो इस तरह से आपका रो फॉलेज काम करता है। चलिए अब हमको ये देखना है कि भाई हम लोग ये इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये हम मेरा रो फॉलेज बनाया हुआ हूं, तो मैं यहाँ पे क्या चलाता हूँ, टब चलाता हूँ, बहुत सारे टब चला दिया। इस पे है कोयला, ठीक, यहां हमने बढ़ा दिया वाइंडिंग ड्रम, ठीक है। जब वाइंडिंग ड्रम बना दिया, यहां पे लगा दिया मोटर। तो भाई कोई तो मोटर हमको चाहिए, हम मोटर कितने पावर का लें, राइट, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कैसे निकालेंगे कि मोटर कितने पावर का मिनिमम हो आपके पास, मिनिमम कैसे करेंगे, तो यही हमको फाइंड आउट करना है कि मोटर का पावर कितने का हो, राइट। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पहले हम तो देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ये अगर आप समझे नहीं तो आपको जो मैं आगे बताने वाला हूं आप समझ ही नहीं पाएंगे, राइट। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, क्लियर हुआ,
ये इंक्लाइन प्लेन है। हमारा जो एक रोप टब होता है वो इंक्लाइन प्लेन पे कुछ ऐसा होता है, ऐसा रहता है। ये हमारा क्या है, टब है, राइट। ये थीटा रहता है, जो हम लोग बोल देते हैं थीटा बराबर 1/5, जो पढ़ रहे थे ना 1/6, इसका मतलब क्या है 1/5, ये है इसका मतलब। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं 1/5। तो देखो अब मैं इसका 1/5 ये है कि 1 मीटर गए 5 मीटर चलने पे, ठीक है। ये आपका टब है। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, हम ये समझते हैं। हम इसको ऊपर की ओर ला रहे हैं, ठीक है। ये वाइंडर आपका ऊपर पे है। तो जब ये है, कोई भी चीज अगर इंक्लाइन पे है तो या तो वो नीचे की ओर आएगी या वो एक फोर्स लगाता है। जैसे मैं यहां पे रखता हूं नीचे, ये एक टेबल सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल करता है, बेशक करता है। एक नॉर्मल फोर्स इसको ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स उतना ही फोर्स जितना ये लगा रहा है उतना ही करता है, लगाता है। तो नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी दोनों एक्ट कर रहे हैं। सेम आपका कहां क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स क्या, नॉर्मल फोर्स का मतलब ही है 90 डिग्री पे, राइट। बट जब ये इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसकी ग्रेविटी कहां काम करेगी, इधर काम करेगी नीचे की ओर। और आपका नॉर्मल फोर्स वाला हिस्सा किधर काम करेगा, इस ओर, ठीक है। तो दो फोर्स लग रहे हैं इसका, आपका नॉर्मल फोर्स वाला लगा। कोई भी बॉडी कहीं भी बैठती है तो उसका जस्ट अपोजिट एक थ्रस्ट उस पे लगता है। ये आपके फिजिक्स का एक साधारण सा नियम है। ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे कहीं पे लीजिए, तो ये आपका क्या हुआ, ग्रेविटी। क्लियर हुआ? तो देखो इस पे कुछ मास होगा, इस पे कुछ मास होगा, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, mg, मास इनटू क्या लगेगा, ग्रेविटी। अब देखते हैं हम लोग कि क्या होगा इसमें। क्लियर है? या मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं, आपको क्लियर और समझ में आएगा। ये हो गया आपका ये नॉर्मल फोर्स वाला हिस्सा है, राइट। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि देखो भाई टोटल 180 होगा, ये 90 है, ये थीटा है, राइट। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यही होगा। तो ये किस पे क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल आया। अब हमको क्या देखना है, जो ये आप ग्रेविटी वाला देख रहे हैं फोर्स, इसका एक कंपोनेंट आपका इस साइड का फोर्स क्या होगा, आप इसको स्लाइड कर रहा है, नीचे की ओर ला रहा है। कहां की ओर ला रहा है, नीचे की ओर। एक हिस्सा आपको थ्रस्ट दे रहा है, कहां पे, जमीन पे। इससे एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं, जैसे छिपकली है। छिपकली क्या करती है, जब इस दीवार पे रहती है, लिजर्ड बोलते हैं जो, राइट, या हमारे स्पाइडरमैन को भी ले सकते हो आप। जो लिजर्ड होता है कुछ इस तरह से रहता है, वो ऐसा अपना हाथ रखती है, उसको ग्रेविटी तो पुल कर रही है बट वो एक थ्रस्ट लगा रहा है दीवार पे, जिसकी वजह से वो ग्रेविटी को फेल कर देता है, राइट। तो अगर ये इतना थ्रस्ट लगा दिया तो ये स्लाइड नहीं होगा, या तो इसका ये वाला फोर्स, स्लाइडिंग वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ये स्लाइड कर जाएगा। तो हम वही देखेंगे कि ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए हमको देखना क्या है, ये mg है, तो ये एक वेक्टर वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 180 है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आप ग्रेविटी के साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा बनता है थीटा का। क्या बनता है, हमेशा थीटा का बनता है। ये आप गांठ बांध के रख लो, ये फिजिक्स का सिंपल सा लॉ है कि जो भी एंगल बनेगा ग्रेविटी वाले के साथ नॉर्मल का, वो जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। ये हमेशा होता है, राइट। अब हम देखते हैं कैसे होता है, एक बार आपको समझा ही दूं क्योंकि क्वेश्चन आता है। ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा। देखो दो अगर पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, ये काट दिया तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। हम जानते हैं इंटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के दो पैरेलल लाइंस पे। तो यहाँ पे देखो ये जब 90 है तो ये भी तो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स किस पे लगता है, 90 पे लगता है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। देखो
ये भी क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्लियर हुआ? तो ये जो लाइन आपका काट रहा है, ये देखो एक 90 डिग्री हो गया, ये एक 90 डिग्री। ये हो सकता है डायग्राम में हमको नहीं क्लियर हो रहा है कि ये पैरेलल कैसे हुए, पर जब ये 90 डिग्री पे तो ये भी 90 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं। डायग्राम पे आपको ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, इससे समझिए, क्योंकि डायग्राम को मैं टिल्ट नहीं कर सकता ना। तो ये 90, ये 90 दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। यहां पे देखिए ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो टोटल इन सब का ऐड कितना होगा, 180। तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा माइनस 90। 180 माइनस 180 बराबर हो गया आपका माइनस थीटा, राइट, जो भी है। तो ये आपका आ जाएगा थीटा आ जाएगा, इस पे उस पे मत जाइएगा। 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस थीटा। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया थीटा। तो ये सिंपल सा एक यहाँ पे फंडा हो गया जो मैंने आपको बताया। इतना तो आपको बेसिकली हो गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, राइट। अब मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। अब हम आते हैं हमारे कॉलेज के न्यूमेरिकल्स पे। तो देखो, जब ये वेक्टर है, ये थीटा है, अगर ये यहाँ पे 90 है तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ये वेक्टर फॉर्म पे बना दूं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि नॉर्मल है। ये वेक्टर ऐसा बना दूं तो ये थीटा हो गया आपका। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको लेता हूं ए, इसको लेता हूं बी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, सामने वाला जो साइड होता है डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला अपोजिट वाला होता है ये हो गया आपका mg। तो जो ये फोर्स आपका है, ये वाला जो इसको स्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्लाइडिंग फोर्स कहते हैं इसको। इसको क्या निकाल लेंगे हम लोग, mg साइन थीटा। क्लियर हुआ? यहां पे देखिए ये वाला है, तो अगर मैं बी फोर्स के लिए लूं, जो बी फोर्स है मेरा जो इसको रजिस्ट करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाई एम जी। कॉस थीटा क्या होता है, साइड वाला एडजेसेंट साइड इस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका एम जी है। तो ये हो जाएगा बी बराबर हो गया आपका जो रोक रहा है कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। यही आपको देखना है, ये वाला जो एंगल रजिस्ट कर रहा है ये आपका गिरा रहा है इसको एम जी साइन थीटा, और ये हो जाए आपका एम जी कॉस थीटा, क्या दिस वन। ये बेसिक है आपका, ये इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए मैं इसको और तोड़ता हूं। ये आपका लोडेड टब है, इस पे क्या है आपका रोप भी है। तो देखो रोप का आपको क्या होगा, रोप जो टब है, टब का एक एंगल यहां बनेगा कुछ ऐसा जो इसको नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। सेम हाल आपके रोप के लिए होगा, रोप का वेट कहीं आएगा, यहां पे इसको स्लाइड करेगा, एंगल बनेगा। तो दो आपके फोर्स ओवरकम होने होंगे, हमको फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा किसके लिए, देखो भाई 5 किलो के वजन, 5 किलो के फोर्स से मान लो, या 5 न्यूटन के से नीचे की ओर गिर रहे हैं, 5 5 10, तो मेरे को इनको ऊपर खींचने के लिए 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा कम से कम, ताकि ये गिरे ना। ऊपर लाने के लिए 10 से ज्यादा लगाऊंगा, 11 लगाऊंगा तो आ जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट है आपका। जब भी इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो 3 से 4 आपके फोर्स लगते हैं, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, बी बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। ये आपका सिंपल सा एक फंडा है। तो फोर्स किसके लिए लगेगा, फोर्स फॉर टब लगेगा, फोर्स फॉर रोप लगेगा,
दूसरा, तीसरा आपका लगेगा, देखो ये जा रहा है तो यहां पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगा? फ्रिक्शन फोर्स फॉर टब, सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स फॉर रोप। इन चारों फोर्स को हमको निकालना पड़ेगा, वही आपका फोर्स लगेगा इसको खींचने के लिए, ठीक है। और आपसे पूछ देता है पावर बताओ, तो पावर बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। हमको क्वेश्चन पे दे देगा कि ड्रम की स्पीड इतनी रहेगी खींचने के लिए इसको, तो बताओ पावर क्या लगेगा। तो आई होप आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करते वो समझ में आ गया। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहां पे कि भाई एक डायरेक्ट रोप हॉलेज है जो 10 लोडेड टब्स को खींच रहा है। ये यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे ये रोप लगा है, ठीक है। इस ओर जा रहे हैं हम, ओके। जिसका डिपिंग है 1 in 8, 1 in 8, ये थीटा, थीटा बराबर हो क्या हो जाएगा? 1 in 8। तो देखो जब भी देता है टेन ये देता है थीटा, तो इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं? ये ऐसा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 in 8। थीटा इनवर्स निकाल लो, तो टेन इनवर्स डिवाइड बाई 1 in 8, ठीक है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं, टेन इनवर्स 1/8 का वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा 7.12। क्लियर? 7.12 आ गया आपका, राइट। अब देखो ये जो इतना सारा है, इसको आप एक बड़ा सा फोर्स मान लो फिलहाल, ठीक है। ये 10 टब जो बने थे, मैं इनको सबको रिप्लेस कर देता हूं समझाने के लिए। एक का अगर मान लो 2 टन है तो सबका मिला के 20 टन हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो मैं एक बड़ा सा ब्लॉक ले रहा हूं जो 10 लोडेड टब को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो कहीं पे होगा, एक बॉडी पे होगा। तो देखो एम्प्टी टब का वेट कितना है? 400 किलोग्राम फोर्स। ये केजीएफ दिया हुआ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। इससे क्या करना पड़ेगा न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए? फोर्स लाने के लिए 9.8 ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है कि केजीएफ दिया हुआ है। इसके बाद यहां पे आप देखिए, यहां पे दिया हुआ है कि भाई इसकी कैपेसिटी है 900, क्या 900 आपका मटेरियल हैंडल करने का, 900 केजीएफ मटेरियल ले सकता है। सपोज मानो 400 केजी का आपका टब का वेट है, उसमें 900 केजी आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 400 प्लस 900 लोडेड का कितना हो जाएगा? 1300 केजी एफ। लेंथ ऑफ रोडवे ये आपका दिया हुआ 500 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रोडवे एल क्या है आपका? 500 मीटर ये दिया हुआ है यहां पे। रोप का वेट है 2.18 किलोग्राम पर मीटर। रोप का वेट है 2.18 किलोग्राम पर मीटर। तो टोटल रोप का वेट क्या होगा? 2.18 इंटू 500 कर देंगे भाई। आखिरकार रोप यहां से यहां तक तो लगेगा ना। सपोज मान लो यहां नीचे पे है आपका, तो इतना खींचने के लिए तो 500 रोप लगेगा ही हमेशा, राइट। तो ये हो गया आपका। रोप की स्पीड दे दिया 12 किलोमीटर आवर, तो v बराबर है 12 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको? ये किस लिए दिया है देखते हैं आगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया टब और रोप का, म्यू दे दिया दोनों के लिए 1/20। किस किस के लिए? टब के लिए एंड रोप के लिए। ये सारे डाटा दीजिए। बोल रहा भाई पावर ऑफ इंजन बताओ, तो पावर ऑफ इंजन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, 12 इंटू 1000 कर दें डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकंड पे होगा। वेलोसिटी काट दीजिए, 12 कम 12 3 36, 10/3। तो ये हो जाएगा लगभग 3.333 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी बराबर हो गया 3.333 मीटर पर सेकंड, राइट। ये आपका वेलोसिटी हो गया। अब देखिए हमको बोला पावर निकालने को,
तो मैंने आपको बताया है कि हमको 4 का फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स टू मूव लोडेड टब, ठीक है। दूसरा फोर्स टू मूव, इसका देखो फिर से यही बन गया, ये थीटा यहां बन गया, इसको एक mg sin थीटा खींच रहा है। सेम ये वायर रोप है आपका, तो वायर रोप का भी कुछ ऐसा बनेगा, इसका भी एक यहां पे खींचेगा mg sin थीटा, ठीक है। डाउनवर्ड्स की ओर आपको अगर इसको ऊपर खींचना तो ये फोर्स को कैंसिल करने लायक फोर्स लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है कि मान लो ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो इसको खींचने के लिए मिनिमम आपको 8 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आएगा ना। वही यहां पे भी कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। फोर्स टू मूव वायर रोप। अब देखो कई बार आपको क्वेश्चन में आएगा कि सर वायर रोप तो कम होते जाएगा, तो इसको हम लोग को घटते क्रम पे लेना चाहिए कि वायर रोप अगर आप मान लो सपोज वायर रोप आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ 500 मीटर है, पर यहां जब वो आ गया तो यहाँ तो 10 मीटर को ही फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। देखो भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इंजन हमेशा फ्रिक्वेंटली बदलोगे, एक बार फुल ले लो। हो सकता है कि मैं 10 रोटी खाता हूं, राइट, बट आज मेरा 2 ही रोटी खाने का मन है, तो मैं आज 2 ही रोटी खाया। बट क्या ऐसा थोड़ी होगा कि आप 2 ही रोटी मेरा स्टैंडर्ड मान लें, कल मेरे को भूख ज्यादा लगी तो मैं 10 रोटी भी खा सकता हूं ना। सो यही मेन होता है कि भाई आप अगर कुछ चीज परचेस कर रहे हैं तो पूरा उसको फुल देखा जाता है कि मैक्सिमम लेते हैं, राइट। तो वायर रोप। अब इसके बाद तीसरा आपका आ गया, देखो जब कोई भी चीज मूव होगी तो उसमें फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण भी आपको ताकत लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, टब के लिए। फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, आपका वायर रोप के लिए। तो ये 4 फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये चारों का फोर्स आ जाएगा और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल जाएगा पावर। ये क्लियर हो गया 4 चीज। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से यहां पे या मैं इनको मिटा देता हूं। देखिए बहुत ही आराम से देखना है ये सबको, राइट, बहुत ही ज्यादा आराम से, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर हो जाएगा पूरा बंटाधार, ठीक है ना। सब सामने आपके दिया हुआ है, तो मैं इसको स्पेस की कमी के कारण मैं सबको हटा रहा हूं, ठीक है। देखो ये थीटा है, हम क्या करते हैं mg sin थीटा लेते हैं, तो mg sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7.12 लगाता हूं। अगर मैं sin थीटा बराबर sin थीटा 7.12 अगर मैं करूं तो इसका वैल्यू आएगा 0.123, ठीक है। और एक चीज और करिए, 1.8 को करिए, तो 1.8 को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसका वैल्यू आता है 0.125। ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है, ये हमेशा होता है, इसीलिए आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो mg sin थीटा ये दिया हुआ है आपका, राइट। तो मैं क्या करता हूं, टब के लिए निकाल रहा हूं, टब के लिए फोर्स निकाल रहा हूं। फर्स्ट फोर्स फॉर टब, ठीक है। कितना टब है आपका 10, टोटल लोड कितना होगा 400 प्लस 900 बराबर होगा आपका 1300, तो 1300 इस पे मैं करता हूं mg sin थीटा है, देखिए m हो गया मास, g क्या है आपका 9.81 mg sin थीटा, ठीक है। टोटल 10 नंबर ऑफ टब्स हैं, एक लोडेड और टेयर मिला के वेट कितना हुआ 1300, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है 9.81 sin थीटा। तो sin थीटा बराबर अगर मैं 7.12 करता हूं, ठीक है, तो देखो 7.12 का भी वैल्यू क्या है आपका 0.123, और ठीक है ये हो गया, वही सेम आएगा। अगर मैं इसको काट के सीधे 1.8 दे दूं तो 1.8 का भी वैल्यू यही है, दोनों अप्रॉक्स सेम है। इसलिए जब भी आप जनरली क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको यही दिख जाएगा, 1.8 ही दिखेगा वहां पे। क्लियर हुआ। देखो
अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखता, साइन थीटा 7.12, तो इसका मतलब ही है 0.123, और 0.123 बराबर 1.8 है। चाहे आप कुछ भी लिखो, दोनों सही हैं। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सरलता है। आदमी भड़ाक से जो इंक्लिनेशन होता है वो लिख देता है, ठीक है। तो मैं इसको 1.8 लिख दिया। तो आप इसको देख लेना, कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया कि भाई क्या होगा आपका इसका वेट, राइट। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा, इसका आएगा 15941। ये हो गया आपका इसका फोर्स, ठीक है, फोर्स पहले का। अब यही मैं करता हूं दूसरे के लिए, फोर्स वायर रोप के लिए। ये किसके लिए टप था, ये वायर रोप के लिए। टोटल लेंथ ऑफ वायर रोप कितना लगेगा हमको, 500 मीटर, क्योंकि 500 मीटर का क्या है, इंक्लिनेशन है, वहां पे हम लोग डायरेक्ट रोप वालेज लगा रहे हैं। तो 1 मीटर का वेट दिया 2.18 मीटर किलोग्राम पर मीटर। तो 500 के लिए क्या होगा, 2.81 मास। कैलकुलेट करते हैं 500 मीटर के लिए, एम जी साइन थीटा, देखिए यहाँ पे भी एम जी साइन थीटा है। तो जी क्या है, 9.81 साइन थीटा। तो मैं वही बोला, सीधे इंक्लिनेशन जो दिया उसको लिख सकते हैं 1.8। ये आपका क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा, मैं 81 कर रहा हूं ना, ये 18 है, सॉरी। तो ये आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1336.6। ये दो हो गए फोर्स के लिए आपका, राइट। अब हम निकालते हैं फ्रिक्शन के लिए। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, आपका फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू वेट, जो भी आपका वेट होता है, राइट। तो वेट आपका क्या है, ग्रेविटी का भी एक्शन है। तो क्या हो जाएगा, म्यू आपका क्या हुआ, जैसे मैं टब के लिए निकालता हूं, तो टब का क्या है म्यू, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 1/20, क्लियर, ये दिया हुआ है। अब देखो टब का वेट कितना है, एक का 1300 ग्राम, ये आपका क्या आ जाएगा 9 पॉइंट, टोटल कितना है 10 है। अब वेट करने के लिए इसको आपको 9.81 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रिक्शन आपका इसका कितना आ गया, ये हो गया। तो इसका फ्रिक्शन हो जाएगा आपको इसको सॉल्व करने पे 6376.5। ये किसके लिए होगा, टब के लिए होगा। सेम फ्रिक्शन फोर्स निकालो किसके लिए, फ्रिक्शन फोर्स वायर रोप के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/20, इंक्लाइन पे है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी इंक्लाइन पे नहीं, फ्रिक्शन पे है। इंक्लाइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2.18 इंटू 500 का टोटल वेट इंटू कर दो 9.81 से ग्रेविटी से, ये आपका आ जाएगा 5346। तो देखो इसको टोटल मूव करने के लिए हमको 4 फोर्स से लड़ना पड़ रहा है। पहला तो ग्रेविटी पे जो फोर्स लग रहा है उसके वजन के कारण वो डाउनवर्ड, तो किस किस पे लगा आपका, एक टब पे लगा, एक वायर रोप पे लगा, और फिर दो, एक पे फ्रिक्शन फोर्स, दो पे फ्रिक्शन फोर्स, तो टोटल 4 फोर्स लगे। तो ये एक फोर्स आपका ये है, एक फोर्स ये है, एक ये, एक ये। अब इन चारों को जोड़ दीजिए, राइट। तो मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं। अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर तो नहीं है अभी, 24487.188.7 न्यूटन आ गया। ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब मुझे निकालना है पावर। तो फोर्स इंटू क्या होता है, वेलोसिटी, 24188.7। वेलोसिटी हमने निकाला 12 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या किया था, 12 इंटू इसको किलोमीटर को मीटर पर आवर कर दिया, 3600 सेकंड से भाग कर दिया, तभी ये आएगा मीटर पर सेकंड पे। ये आया था अराउंड 3.33 आया था। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आएगा अराउंड 80549, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, न्यूटन पर मीटर सेकेंड, ये हो गया। इसको लिखा जाता है जूल, जूल को कहा जाता है वॉट का पावर, वाट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, किलोवाट पे निकालना है।
तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका आंसर 80.549। ठीक है, तो ये तो मिनिमम पावर हो गया, मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं। ये तो मिनिमम पावर हो गया इसको मूव करने को, कि भाई इतना पावर चाहिए, इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो हम इसको खींच ले जाएंगे। बट आपको अगला चीज बता रहा हूं कि सॉरी, इतना तो आ गया, बट जब हम लोग रियली देखें कि कौन सा मोटर लगाना है, तो क्या क्या इतना ही पावर का लगाएंगे? नहीं, हम लोग अराउंड जो पावर हम लोग ये कैलकुलेट किए, इससे 50% ज्यादा लेते हैं, तो इसका 50% अराउंड 40 हो गया। तो हम लोग को पावर कितना लगा? 49, इसको 40 कर दो तो हम लोग अराउंड 120 किलोवाट का मोटर खरीदेंगे अपने माइंस पे इंस्टॉल करने को। क्यों? देखो, जब आप स्टार्ट करते हैं शुरुआत में तो आपको बहुत ज्यादा झटका लगता है। मैंने आपको बताया कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी को आप ढकेलने पे शुरू में बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने गाड़ी को एक बार ढकेल दिया, गाड़ी रोल होने लगी, तो क्या वजन लगता है? क्या नहीं लगता है। तो वही हाल इसके साथ भी, स्टार्ट पे लोड उठाने में बहुत लगता है, बट जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको यही लेना है जो ये पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी आया। इस बात को बार बार याद रखिए, क्वेश्चन बनाएंगे आंसर में आपको यही लेना है। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच, राइट? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हम लोग एटलीस्ट 50% ज्यादा लेते हैं, ताकि मान लो हैवी ड्यूटी या बार बार तो हम लोग इंजन या मोटर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से उसको लिया जाता है और ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, राइट? देखिए, ये क्वेश्चन आया है गेट 2014 का। ये है आपका होमवर्क। डायरेक्ट हॉलेज है, 8 टब लोडेड है, सबका कैपेसिटी दिया है। हाँ, इसमें बता दूं, टेयर वेट का मतलब ये होता है कि भाई खाली टब का वेट कितना है। ठीक है, देखो, जब आप कभी रेलवे स्टेशन पे बैठे रहेंगे, यहाँ प्लेटफॉर्म पे मेरा रामलाल बैठा है, आप थोड़ी देर के लिए रामलाल बन जाइए। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहां से आपको ट्रेन जाते दिखेगी, मालगाड़ी, तो उस पर लिखा रहता है टेयर लोडेड या पेलोड, ऐसा लिखा रहता है। तो ये वही का टेयर है। टेयर मतलब खाली डिब्बे का वजन कितना है, कैपेसिटी कितनी है, 1 टन की है। तो जब लोडेड टब का क्या हो जाएगा, 1 + 0.5 1.5 टन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड दिया हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, मास ऑफ रोप पर मीटर दिया हुआ 1.5 kg, बोल रहा है मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू हॉल द टब इन किलोवाट। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके भेजिए। ये आपका होमवर्क हुआ, राइट? देखो, अब क्वेश्चन आ गया एंडलेस हॉलेज का। तो मैं आपको एंडलेस हॉलेज की एक चीज बता दूं। एंडलेस हॉलेज ये है, यहां पे देखो ये टब है, ये टब है 5-5, इस पे वायर रोप लगा हुआ है, ये वायर रोप है, मान लो सपोज ये वायर रोप है। देखो, ये वायर रोप, ये वायर रोप, और ये टब और ये टब, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो इनका वजन क्या करते हैं, एक दूसरे को कर देता है कैंसल, ये बैलेंस हो जाते हैं, राइट? क्या बोला जाता है इसको? बैलेंस। सिर्फ इसमें डिफरेंस किसका होता है? लोडेड मटेरियल का। तो जब हम लोग इसका क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, लोडेड मटेरियल का ही होगा इफेक्ट। बाकी तो एम्प्टी टब और वायर रोप तो दोनों साइड एक ही एक है, तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब हम लोग इसके लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो हमको सिर्फ फोर्स लेना है लोड मटेरियल का, लोड मटेरियल, नॉट लोडेड टब, लोड मटेरियल, जो जितना मटेरियल हम लोग लोड कर रहे हैं, मटेरियल जो हम लोग लोड कर रहे हैं। ठीक है, सेम आपका किसके रहेगा, डायरेक्ट रोप हॉलेज जैसे है, बट इस पे जो मटेरियल लोड कर रहे हैं उसका ही हमको लेना पड़ेगा, पहला। दूसरा, इस पे जो लेंथ आपका होगा किसका, वायर रोप का, जैसे 500 मीटर था, देखो एक सेट नीचे जा रहा है, एक सेट ऊपर आ रहा है, तो इधर भी 500 लगेगा, इधर भी 500 रहेगा, तो उस पे वायर रोप क्या हो जाता है, 2 × लेंथ हो जाता है। आपको बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें सिर्फ लोड मटेरियल, जो भी मटेरियल लोड कर रहे हैं उसका वेट का ही लेना है, और वायर रोप आपका दुगना हो जाएगा। बाकी सारा प्रिंसिपल जो डायरेक्ट रोप हॉलेज में था वही चल रहा है। ठीक है,
तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ इंडलेस रोप हॉलेज है, 800 मीटर लंबा है, डीप है इसका 1.5 मीटर, 1 in 15, ठीक है, ये हुआ 1 in 15। मैं कुछ इसको ऐसा ले ले रहा हूं, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ट है, ओके। 1 in 15, 600 टन निकाल रहा है एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट का इफेक्टिव टाइम है 7.5 आवर, आधा घंटा वो शिफ्टिंग विफ्टिंग पे लगा देता है, ठीक। अब लोड केज का वजन है 1500 kg एफ, और एम्प्टी का है 500। देखो तो लोडेड का कितना है 1500, एम्प्टी का कितना है 500, तो मटेरियल का वेट क्या हुआ 1500 माइनस 500 आ गया आपका 1000 kg, ये यहीं से हो गया, ठीक है। टब का रोप का वेट है 3 kg ग्राम फोर्स पर मीटर, फ्रिक्शन है टब का फ्रिक्शन 1/50, रोप फ्रिक्शन 1/10, राइट। स्पीड बोल दिया 4 किलोमीटर पर आवर, बोल रहा है कि भैया पावर बताओ कितना होगा पुल करने को, खत्म खेल, हमको पावर से मतलब है, ठीक है। सर्ज व्हील जो भी है उसका ही कंपोनेंट होता है आपका इंडलेस हॉलेज का, राइट। तो ये पावर पूछ दिया। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, सबसे पहली बात यहाँ पे नंबर ऑफ टब नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिल्ट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। तो नंबर ऑफ टब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक शिफ्ट में 600 टन लेता है, एक शिफ्ट में हवर कितना 7.5 हवर, राइट। कितना लिया 600 टन लिया, तो एक हवर पे कितना लेगा 7.5 टन, ये आ गया 80 टन ये उठाएगा। एक टब से कितना उठा, एक टब में कितना हैंडल करता है मटेरियल, एक टब में मटेरियल कितना होता है 1 टन, तो 80 टन के लिए कितना टब लगेगा 80 टन, ठीक है। 80 टब लगेंगे, 80 टन लगेंगे कितने पे, एक घंटे पे, एक घंटे पे 80 टन भाई फेंक लाके अनलोड कर देना है, क्लियर हुआ। तो ये यहां से हो गया। अब देखो एक सर्टेन स्पीड में ये रोप घूम रहा है 4 किलोमीटर आवर, तो मतलब ये है कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है 800। देखो तो अब एक घंटे पे, राइट, जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना है कि भाई एक घंटे पे 80 टन मटेरियल को फेंक देना है, पर 80 टन मटेरियल फेंक देगा कितने लेंथ में फेंकेगा 800 मीटर पे। तो यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है आप अगर देखें तो 400 मीटर, ठीक है। फोर एक आवर पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 4 किलोमीटर, ठीक है। तो एक आवर पे कितना टब ले रहा है वो 80 टन ले रहा है, 80 टब ले रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं 4000 मीटर पे 80 टब चाहिए। तो एक मीटर में कितने टब चाहिए 80 डिवाइड बाई 4000, हमारा लेंथ कितना है 800 का, तो एक मीटर पे 80 बाई 400 चाहिए, तो 800 पे कितना चाहिए, तो 80 डिवाइड बाई 4000 डिवाइड बाई 800 कर देंगे, एक मीटर पे इतना, तो 800 मीटर पे इतना, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 16 टब। तो ये तो हमारा बन गया क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ 16 टब, राइट। तो इस तरह से हम लोग पहले निकाल लिए कि भाई कितना टब चाहिए, सिंपल सा है कि एक शिफ्ट में कितना निकाला, एक घंटे में कितना निकाल लिए, एक घंटे पे निकाल लिए, तो एक घंटे पे हम लोग देख रहे हैं भैया कि एक घंटे में कितना टब चाहिए, उससे देख लिए एक घंटे में कितना किलोमीटर चला, वहां से निकाल लिए कि एक घंटे पे इतना किलोमीटर चला, तो एक मीटर के लिए कितना, आपको कितने दूर डिस्टेंस तक क्या करना है हॉलिंग करना है, तो उस पे कितना लगेगा, तो हम लोग देख लिए 16 टब लगेगा। तो नंबर ऑफ टब यहां पे क्या आ गया 16, राइट। अब हमको क्या करना है, देखो जो एम्प्टी लोड था उसका, एम्प्टी लोड था वो क्या हो गया आपका
एम्प्टी लोड मतलब लोडेड टब है, अनलोडेड टब और अनलोडेड टब, दोनों साइड अनलोडेड टब हैं, सिर्फ अंतर किसका है, लोडेड मटेरियल का। तो अनलोडेड अनलोडेड एक दूसरे को क्रॉस कर दिए, बचा क्या आपका, वायर रोप एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, दोनों ओर बराबर है वो रहेगा तो, ठीक है। तो बचा क्या आपका सिर्फ लोडेड का, तो हमको सिर्फ लेना है लोड के लिए। तो देखते हैं फोर्स किसके लिए, फॉर लोडेड मटेरियल, यही लगेगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, यही इसका कॉन्सेप्ट है, राइट। नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमेशा आपको लोडेड मटेरियल का लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड समान क्या है, नंबर ऑफ टब्स होंगे, सेम वेट का आपका रोप है, सब कुछ सेम वेट का है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो उसका हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अनबैलेंस किसके कारण होना है, लोडेड मटेरियल, तो सिर्फ हमको लोडेड मटेरियल का ही लेना है, राइट। तो यहां पे देखते हैं चलिए कैसा होगा। तो लोडेड मटेरियल का वेट कितना है, 1000, कितना टब है, 16। तो याद करिए, अगर हम यहां पे लेंगे तो क्या लेते हैं, mg sin थीटा, हुआ। तो अब इंक्लिनेशन कितना, 1/15। तो हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको 1/15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। g ले लें 9.18, इंक्लिनेशन 1/15। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं, तो वही मैंने बताया। फिर टेन थीटा बराबर करिए 1/15, फिर टेन थीटा बराबर करिए टेन इनवर्स 1/15, जो फिर थीटा आएगा, थीटा को साइन थीटा पे लगाइए, फिर यहाँ वैल्यू पुट करिए। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए